आज का जो हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो होगा इंश्योरेंस के बारे में। आप सभी ने सुना होगा कि सब कहते रहते हैं यार आसपास की सराउंडिंग कि आखिर ये इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस क्यों करते हैं, इतना पागलपन क्यों है सभी लोगों के बीच में, क्या इंश्योरेंस करवाना है जो भी चीजें वो नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में ही बताऊंगा, उसकी सारी बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि आखिर में होता क्या इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाने से हमको क्या फायदा होता है, इससे इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा होता है, इससे हमें क्या लॉस होता है, इससे इंश्योरेंस कंपनी को क्या लॉस होता है, इंश्योरेंस कंपनी का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस में। अब जी ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, 4 पॉइंट्स, ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं। इसे अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका समझाने का बेस्ट तरीका है, मुझे आपको पहले इंश्योरेंस का प्रोसेस बताना पड़ेगा। ओके, तो मेरा प्रोसेस जो मैं बताऊंगा आपको एक स्टोरी में अभी बताऊंगा, तो वो स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करना ये जो हमारे पास एक करेक्टर है, ये मिस्टर प्रेम जी है। ठीक, ये मिस्टर प्रेम है। मिस्टर प्रेम को ना कारों से बहुत प्रेम है। ठीक है, इसके नाम से ये प्रेम है, तो इसको कारों से बहुत प्रेम है। तो मिस्टर प्रेम जी ने सोचा यार मैं काम करता हूँ, अब नया जो साल आएगा, न्यू ईयर जो आएगा ना, तो उसमें मैं कार खरीद लूंगा। तो न्यू साल आ गया, मतलब नया साल आ गया, तो मिस्टर प्रेम ने क्या कर लिया, एक कार खरीद ली। ठीक, मिस्टर प्रेम ने ₹30 लाख की एक कार खरीद ली। ठीक, तो मिस्टर प्रेम जी ने सोचा कि यार मैंने तो नया साल में अपना जो मैंने ड्रीम देखा था उसे तो मैंने पूरा कर लिया, इतनी महंगी गाड़ी मैंने खरीद ली। ठीक, तो मिस्टर प्रेम जी ने क्या किया, सोचा, मिस्टर प्रेम जी ने सोचा कि यार क्यों ना मैं ये जो गाड़ी खरीदा हूं इसका मैं इंश्योरेंस कंपनी से, यहाँ पर देख रहे इंश्योरेंस कंपनी है, तो इस इंश्योरेंस कंपनी से क्यों ना मैं इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लूं। ठीक, तो मिस्टर प्रेम जी इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और कहा कि सर ये जो गाड़ी मैंने खरीदा है आप प्लीज इसका इंश्योरेंस करवा लीजिए। प्रेम जी ने जो नई गाड़ी खरीदी थी, तो प्रेम जी ने कहा इंश्योरेंस कंपनी को कि इंश्योरेंस कंपनी जी आप ना जो ये मैंने जो नई गाड़ी खरीदी है ना, आप इसका इंश्योरेंस करवा लो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रेम जी को बोला कि ठीक है हम इसका इंश्योरेंस कर देंगे, लेकिन आपको इंश्योरेंस करवाने से पहले आपको इंश्योरेंस करवाने से पहले आपको इस गाड़ी के लिए हमारे पास आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने प्रेम जी को कहा कि आपको अगर इसका इंश्योरेंस करवाना है ना, तो आपको कुछ पैसा हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। सपोज करना कि इंश्योरेंस कंपनी ने प्रेम जी को कहा कि आपको ना ₹30,000 हमारे पास जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक, तो प्रेम जी जो है ना वो एग्री हो गए, ठीक है मैं ₹30,000 इस गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए करवा दूंगा। ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ठीक है ये जो अमाउंट है ना 30,000 जो आपने पूरा हमारे पास डिपॉजिट किया है, तो ये 30,000 ये पूरे साल भर के लिए है। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना है कि जो 30,000 है, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, पहली बात। ओके, आप सभी को अपने दिमाग में बसा लेनी है कि हम इसे क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ये जो प्रीमियम आपने हमारे पास डिपॉजिट किया है, तो ये पूरा प्रीमियम जो है पूरे साल भर के लिए है। मतलब सपोज करना कि मिस्टर प्रेम जी एक इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी को इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया अपनी कार का। ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 1 जनवरी को इनसे प्रीमियम मांगा और कहा कि ये जो प्रीमियम है ये पूरे साल भर के लिए, मतलब पूरे साल भर के लिए 1 ईयर, मतलब 31 दिसंबर तक के लिए ये पूरा प्रीमियम आपने डिपॉजिट किया है। ओके, तो इतनी चीज आप सभी को समझ में आ गई ना। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिर ये प्रीमियम हम डिपॉजिट क्यों करते हैं, हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, तो इसका बहुत इजी सा तरीका है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक, इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बेस्ट तरीका है जो मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ठीक, सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 केस है, 1 2 3 4। इस 4 केसों में मैं आपको एक अलग अलग चीज बताऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के बाद, जो आपको सेपरेट, मतलब आपको समझने के लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि इसको मैं आपको ये सेपरेटली बताऊंगा। ओके, तो बड़े ध्यान से सुनना। ठीक, तो पहले केस की अगर मैं बात करूं, तो सपोज कि मिस्टर प्रेम जी, ठीक, जो मैंने आपको स्टोरी में बताया था ना, ये कार के ओनर है, ये यही कार है और ये मिस्टर प्रेम जी है। तो इनकी मैं आपको 4 केसों में इसकी पूरी बातें बताऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हम प्रीमियम क्यों डिपॉजिट करते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या लॉस होगा, सारी चीजें। ओके, तो चलिए फटाक से ना डिस्कस करते हैं। ठीक, तो मैं पहले केस की बात करूं, केस 1। ठीक, जो मिस्टर जो प्रेम जी है,
मिस्टर प्रेम जी ना, केस वन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, ध्यान से सुना। मिस्टर प्रेम जी एक बार क्या कर रहे थे, अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तो ये जैसी गाड़ी से जा रहे थे ना, तो ये सही रास्ते से जा रहे थे, एकदम इनका जो टर्न था एकदम अपने रास्ते से सही जा रहे थे, पूरे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे। तो मिस्टर राम ना जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, फिर क्या हुआ, पीछे से एक ट्रक आई और पीछे से ट्रक ने क्या किया, इनकी गाड़ी को ठोकर मार दी। तो इनकी गाड़ी ना पूरी इनबैलेंस हो गई। इनकी गाड़ी क्या हो गई, पूरी इनबैलेंस हो गई, और इनकी गाड़ी क्या हो गई, पेड़ से जाके टकरा गई, और जिससे इनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इनकी गाड़ी को ट्रक ने मारा, जिससे इनकी गाड़ी पूरी इम्बैलेंस हो गया, जाकर पेड़ से टकरा गई। तो यहाँ पर मिस्टर प्रेम जी को क्या हो गया, पूरे 50,000 का लॉस हो गया। ठीक, तो मिस्टर प्रेम जी ने क्या किया, इमीडिएटली जैसे ये एक्सीडेंट हुआ, तो मिस्टर प्रेम जी ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके प्रेम जी ने कहा कि सर, मेरी गाड़ी जो है ना उसका लॉस हो गया है, मेरी गाड़ी का 50,000 का लॉस हो गया है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, अपने कोई आदमी, मतलब एजेंट्स, जो इंश्योरेंस कंपनी के कोई भी एजेंट होंगे, तो उनको भेजा और कहा कि ये जो प्रेम जी की जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है ना, इसका पता लगाओ कि एक्सीडेंट कैसा हुआ है। वैसे तो प्रेम जी ने पहले से बता दिया था कि क्या हुआ है, बस स्टिल चेक करने के लिए कि मिस्टर प्रेम जी सही बोल रहे हैं कि नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपने कोई कोई एजेंट्स को भेजा। तो एजेंट्स ने भी जब पता लगाया, तो उनको भी पता चला कि हाँ, जो प्रेम जी जो भी बात कह रहे हैं वो पूरी सही है, मतलब ये गाड़ी का एक्सीडेंट प्रेम जी ने नहीं किया है, इनकी गाड़ी को पीछे से कोई ट्रक ने टक्कर मारा, जिसके कारण इनकी गाड़ी को लॉस हो गया, प्रेम जी की कोई गलती नहीं है। ठीक, तो एजेंट्स को ये बातें पता चल गई, तो एजेंट्स ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और पूरी बातें बता दिया कि यहाँ पर ऐसा सब चीज हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपकी गाड़ी को 50,000 का लॉस हो गया है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपकी गाड़ी को 50,000 का लॉस हो गया है, लेकिन आपने हमारे पास सिर्फ 30,000 का प्रीमियम जमा किया है। नहीं? तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ये 30,000 तो आपको हम, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रेम जी को बोला कि 30,000 रुपीज तो हम आपको दे देंगे आपके प्रीमियम का, लेकिन आपकी गाड़ी को 50,000 का लॉस हुआ है, मतलब 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये जो 20,000 जो है ना, ये हम आपको अपनी तरफ से दे देंगे फ्री में। ठीक, ये जो 20,000 है ये हम आपको अपनी तरफ से फ्री में दे देंगे, जिसका हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक, तो पहली चीज तो ठीक है, तो ये सिस्टम होता है पहला केस में। ओके, अभी स्टोरी से बाहर आ जाओ। तो इस स्टोरी में मैंने आपको पहले केस में क्या समझाया कि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसा देगी, अपने तरफ से पैसा देगी अगर आपकी कोई गलती ना हो। जैसे पहले केस में मिस्टर रामलाल की कोई गलती नहीं थी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इनका तो पैसा दिया प्रीमियम का, लेकिन इनके साथ साथ 20,000 जो है ये एक्स्ट्रा में पैसा दिया, जो आप सभी को ध्यान में रखना है। तो पहली केस में हमने ये बातें सीखी। अब सेकंड केस की बात करते हैं। तो अब सेकंड केस भी बड़े ध्यान से सुनना, ठीक, यहाँ पर मैंने पहले से ही कर दिया। तो इसका यहाँ पर सेकंड केस में बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या हुआ, अलग केस। ठीक, सेकंड केस में मिस्टर प्रेम जी, अब मिस्टर प्रेम जी क्या कर रहे थे, मिस्टर प्रेम जी ने ड्रिंक करके, ठीक है, पी के गाड़ी चला रहे थे रात के समय। अब जी जैसी गाड़ी चला रहे थे, पी के चला रहे थे, ओके, ड्रिंक करके चला रहे थे, तो इनकी गाड़ी ना एक्सीडेंट हो गया, इनकी गाड़ी का वापस से पेड़ में जाके टकरा गई। ठीक, तो मिस्टर प्रेम जी वापस गए इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोले कि सर, मेरी गाड़ी का ना लॉस हो गया है, तो आप पैसा दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगेन क्या किया, एजेंट्स भेजा और पता लगाया कि यार ये जो एक्सीडेंट है वो हुआ कैसे है। तो एजेंट्स को जब पता चला कि हाँ, यहाँ पर मिस्टर प्रेम जी तो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, तो इनके जो इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट्स है ना, ये इंश्योरेंस कंपनी को ये बात बता देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रेम जी को कहती है कि सर, यहाँ पर ना हम आपको देना तो हमें 30,000 था, आपकी गाड़ी को 50,000 का लॉस हो गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें आपको 50,000 देना है, लेकिन ये जो 50,000 है ना, ये हम आपको देंगे ही नहीं, ये हम आपको पैसे देंगे ही नहीं, क्योंकि इस केस में आपकी लापरवाही के कारण आपकी गाड़ी ठुकाई है। यहाँ पर ना तो कोई ट्रक ने मारा है, ना किसी ने मारा है। यहाँ पर आपको पता था कि ड्रिंक करके जब भी गाड़ी चलाया जाता है तो उससे एक्सीडेंट होना है, तब भी आपने उस बात को इग्नोर किया और आपने गाड़ी चलाई, जिसके कारण आपकी गाड़ी ठुका गई और आपकी गाड़ी को 50,000 का लॉस हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ना तो हम आपका प्रीमियम का पैसा देंगे, ना तो हम आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देंगे। ठीक, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो सेकंड केस में हमने क्या सीखा कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी पैसा देती है तो वो हमेशा मतलब इस तरीके से सोच के देती है जहां पर आपका एक्सीडेंट आपके कारण ना हुआ हो।
मतलब पहले केस में इनको पैसा मिल गया था क्योंकि इनकी गलती थी नहीं, लेकिन सेकंड केस में इनको पैसा नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर इनकी ही गलती थी। ये ड्रिंक करके चला रहे थे, इनको पता है कि यार ड्रिंक करके चलाने से पक्का एक्सीडेंट हो सकता है, इलीगल है, बट तभी इन्होंने ये बात को इग्नोर किया और इग्नोर करके इन्होंने ये काम कर दिया जिससे इनका लॉस हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा सीधी बात कि हम यहाँ पर आपका ना प्रीमियम का पैसा देंगे ना तो हम आपका एक्स्ट्रा पैसा देंगे। ठीक, तो ये सारी चीज यहाँ पर दो चीजों में मैंने आपको समझाया। तो एक बात आप सभी यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए मैंने दो वर्ड लिखा है, एक्सीडेंटली और इंटेंशनली। ठीक, एक्सीडेंटली मतलब हाँ आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इंटेंशनली मतलब आपने जानबूझ के किया। तो आप एक बात हमेशा यहाँ याद रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी जब भी पैसा देती है तो वो एक्सीडेंटली वाले केस में देती है, इंटेंशनली वाले केस में नहीं देती। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट केस था जहां पर यार एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पता ही नहीं रहता, अचानक से हो जाता है और इस तरीके से होता है कि आप कुछ कर भी नहीं पाते। ठीक है, तो एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट मतलब जहां पर आपकी कोई गलती नहीं है, वो अचानक से होना। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा लॉस का पैसा एक्सीडेंट वाले केस में देती है, इंटेंशनली वाले केस में नहीं देती। एक तो दो केस में मैंने आप सभी को बताया कि एक्सीडेंट और इंटेंशनली का केस, जो कि आप सभी को याद रखना है कि इंश्योरेंस कंपनी कब पैसा देती है कब पैसा नहीं देती है। अब थर्ड केस, ठीक है, तो अब थर्ड केस के बारे में जानता हूं, याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रेम जी को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो प्रेम जी यहाँ पर कोई केस वेस भी नहीं कर सकते क्योंकि इंश्योरेंस का यही रूल होता है। चलिए अब थर्ड केस में पढ़ते हैं। ठीक, अब ये थर्ड केस का किस्सा अलग है। थर्ड केस बड़े ध्यान से सुनना कि अब ये थर्ड केस में ना मिस्टर प्रेम जी अगेन, अब ये थर्ड केस में मिस्टर प्रेम जी का कोई एक एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, मिस्टर प्रेम जी का कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। तो मिस्टर प्रेम जी ने गए, मिस्टर प्रेम जी क्या गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि सर इस साल तो मेरी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ ही नहीं। ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ठीक है, आपने पूरे हमसे पूरे प्रीमियम जो हमने आपसे डिपॉजिट किया था पूरे साल भर का है, मतलब इस साल भर में, मतलब एक साल में, पूरे 1 ईयर में आपका कहीं भी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। तो अब प्रेम जी कहते हैं इंश्योरेंस को कि अब मुझे मेरा प्रीमियम का पैसा वापस चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अच्छा भाई, अगर पूरा तेरे साल भर में तेरा कोई लॉस हुआ ही नहीं, ठीक, और इस बार जैसी कुछ लॉस हुआ नहीं तो तू हमसे पैसा मांग रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला सीधी सी बात प्रेम जी को कि अगर आपने पूरे एक साल के लिए प्रीमियम जमाया था, मतलब इस साल में आपका लॉस हुआ ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि ये जो प्रीमियम जो आपने हमसे जमा करवाया था ना, जो हमने आपको बोला था कि हम जब आप हमसे प्रीमियम मतलब करवा रहे थे कार का, तो हमने आपको बोला था कि आपको हमें 30,000 रुपीज प्रीमियम का देना है। तो ये जो प्रीमियम का पैसा जो आपने हमें दिया था, इंश्योरेंस कंपनी प्रेम जी को कहते हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा जो आपने हमसे दिया था, अब ये पैसा हम आपको नहीं देंगे। अब ये पैसा जो है 30,000 रुपीज, ये पैसा हमारा हो गया हमेशा हमेशा के लिए 30,000 एज अ प्रॉफिट। ठीक, एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने थर्ड केस में क्या सीखा, देखो हमेशा ना ये जो पीरियड होता है, जिस समय के पीरियड के लिए भी आपने जमा करवाया है, अगर उस पीरियड में आपका उसका लॉस होता ही नहीं, तो हमेशा याद रखना कि वो जो प्रीमियम का जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास ले लेती है और ये इनका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला वापस। तो प्रेम जी को भी ये पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये पैसा प्रीमियम जो है इंश्योरेंस कंपनी का हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि फर्स्ट केस में इंश्योरेंस कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा दिया था, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी का ये लॉस हो गया था। ठीक है, 20,000 इंश्योरेंस कंपनी का लॉस हो गया था, लेकिन इस केस में ये इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट हो गया क्योंकि कोई लॉस हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ना आजकल लोग जीते रहते हैं ना, वो हमेशा सोच समझ के कहीं भी पैसा लगाते हैं। ठीक है, कि इंश्योरेंस कंपनी में अगर लॉस नहीं हुआ, तो देखो ना यहाँ पर इस केस में मिस्टर प्रेम जी का पहले केस में 20,000 प्रॉफिट हो गया था, लेकिन वहीं पर यही केस में इंश्योरेंस कंपनी का ये 20,000 लॉस हो गया था। लेकिन थर्ड केस में अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस में 30,000 रुपीज प्रेम जी का लॉस चले गया, लेकिन ये 30,000 इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आप बेसिक फंडा समझो, अंदर की बातें हैं ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से वे से बता रहा हूँ, शायद ऐसा कोई भी ना बता पाए। ठीक, तो इससे आपको समझ में आ गया ना कि हम प्रीमियम क्यों करते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रीमियम हमेशा क्यों मांगती है। और ये जो याद रखना है चीज, प्रीमियम भी हमेशा अलग अलग होता है। एक हमेशा अलग अलग डिसाइड होता है, ये आप और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में डिसाइड होता है कि आपको कितना प्रीमियम मतलब होना चाहिए। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि आपको कितना प्रीमियम देना चाहिए। अब ये प्रीमियम भी वेरी करता है। ठीक, जैसे अगर आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा प्रीमियम मांगेगी। ठीक है, तो ये हमेशा वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ये तो मैंने एज्यूम की बस फिगर बताई थी। ठीक, अब जी ये जो पीरियड होता है ये हमेशा पीरियड जरूरी नहीं कि हमेशा एक साल का हो, ये मे बी आपको मतलब बेसिकली 90% ये 1 ईयर का भी होता है, लेकिन बहुत कम केस में क्या होता है ये मंथली का भी होता है,
उसके हिसाब से भी होता है। ओके, तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी। तो पहले दूसरे केस में मैंने आपको बता दिया कि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा एक्सीडेंटली वाले केस में पैसा देती है, इंसिडेंटली इंटेंशनली वाले केस में पैसा नहीं देती। और अगर जिस भी पीरियड तक आपने पैसा जमा किया एज अ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास, अगर उस पीरियड में कुछ लॉस होता ही नहीं, तो वो जो प्रीमियम का जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख लेती है हमेशा के लिए, जहां पर वो प्रीमियम का पैसा आपको देगी नहीं, और ये इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। अब जी थर्ड बात आप सभी को और एक याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर फोर्थ केस में बड़े ध्यान से सुनना। सपोज कि अगर आपने क्या प्रीमियम, अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो प्रीमियम आपने 1 साल के लिए जमा किया था, 1 ईयर के लिए, है ना। तो अगर मतलब अगर मैं 2000 अभी 18 चल रहा है, ओके, अगर मैं 2018 के से हिसाब से एज्यूम करूं तो 2018 मतलब प्रेम जी ने 1 जनवरी 2018 से इंश्योरेंस करवाया, तब तक 31 दिसंबर 2018 तक। अगर मिस्टर प्रेम जी को इस साल में लॉस हुआ ही नहीं तो वो तो ठीक है, इस केस के हिसाब से, ओके, इनको लॉस हुआ नहीं तो प्रीमियम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी। लेकिन अगर मिस्टर प्रेम जी को भले ही पूरे 1 साल तक नहीं हुआ और जस्ट इसके 31 दिसंबर के अगले दिन हो गया, मतलब नए साल के 2019 के 1 जनवरी को अगर लॉस हो गया, तो इस केस में भी मिस्टर प्रेम जी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं बोल सकते कि आप हमें पैसा दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये पूरा साल। ओके, तो बड़े आप सभी को ध्यान से सुननी है ये बातें, मैंने जितनी भी आप सभी को ये बात एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर ना आप इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी बोल सकते हैं, ना कुछ भी, मतलब ना आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी का एक रूल होता है। भले ही क्यों ना हो 5 मिनट ही अगले दिन के लिए 5 मिनट का ही गैप क्यों ना हो, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी उस समय भी पैसा नहीं देगी, दे भी सकती है वो बार्गेनिंग होकर, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। ओके, तो ये सिस्टम फॉलो होता है इंश्योरेंस कंपनी का। 4 बातें मैंने आपको बता दी कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है। जहां पर इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका क्या फायदा होता है, जैसे यहाँ पर आपका फायदा हो गया, जहां पर आपका क्या लॉस होता है, जैसे थर्ड केस में आपका यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक। तो इसमें इंश्योरेंस का क्या प्रॉफिट, इंश्योरेंस का क्या लॉस, तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को यहाँ पर 4 केसों में बता दिया है। अब आते हैं टेक्निकल वर्ड्स के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पहले इसमें लिखी थी। ओके, पहली पेज में मैंने यहाँ पर लिखा था आप सभी के मतलब पूरी टेक्निकल वर्ड्स। तो आप आखिर ये जानते हैं कि टेक्निकल वर्ड्स होता क्या है। सबसे पहला टेक्निकल वर्ड है हमारे पास इंश्योरर। इंश्योरर मतलब डियर ये इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर मैं आपको इस केस में बताऊं तो इस केस में ना इंश्योरेंस कंपनी ये जो है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी को हम बोलेंगे इंश्योरर। इसे हम क्या बोलेंगे, इंश्योरर, ठीक। ओके, ये इंश्योरर हो गया। पहली बात आप सभी को अब समझ में हो जानी चाहिए। अब इंश्योर्ड, अब जी इंश्योर्ड कौन होता है, वैसा व्यक्ति जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है, ठीक। मतलब जैसे यहाँ पर इंश्योर्ड कौन थे, मिस्टर प्रेम जी। मिस्टर प्रेम जी जो है यहाँ पर इस केस में एग्जांपल में आपको मैं बताऊं तो मिस्टर प्रेम जी क्या है इस केस में, ये हमारे इंश्योर्ड है, जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरर करवाया है, ठीक। ये क्या है, इंश्योर्ड है। सेकंड वाला, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है, इंडिविजुअल और फर्म हु गेट्स कंपनसेशन ऑफ लॉस। ऐसे व्यक्ति जिनको लॉस होता है उसका पैसा इंश्योरेंस देती है, ठीक। जैसे हर केस में, जैसे पीछे भी इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस हुआ तो आपको पैसा दी कि नहीं, तो सेम चीज वही, जब इंश्योर्ड को लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपेंसेट करती है, उसको पैसा देती है, ठीक। तो उसे हम उस व्यक्ति को हम कहते हैं इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये बातें लिखी है, इंडिविजुअल फर्म हु गेट्स कंपेंसेशन ऑफ लॉस बाय इंश्योरर। अब जी थर्ड है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब जी इस केस में अगर मैं बोलूं तो मिस्टर प्रेम जी ने किसका करवाया था, कार का इंश्योरेंस करवाया था। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या है कि मिस्टर प्रेम जी ने कार का इंश्योरेंस करवाया था, ठीक। तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डियर, इसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी। मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास से कौन सा इंश्योरेंस करवाया है, फायर इंश्योरेंस करवाया है, लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ पॉलिसी करवाया है, कौन सा इंश्योरेंस करवाया है, ठीक। तो ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट वो होता है। अब जी फोर्थ है प्रीमियम। आप सभी को मैंने बताया अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड। मतलब इंश्योर्ड कौन था इस केस में, अगर मैं बताऊं तो प्रेम जी क्या थे, इंश्योर्ड थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया। तो यही चीज सेम चीज मैंने लिखा, अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड। प्रेम जी ने जो अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी को, फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। अगर लॉस हो गया तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा देगी। तो उसके लिए वो क्या करती है, इंश्योर्ड से जो भी व्यक्ति है उनसे पैसा मांग लेती है, बेटा तू पैसा दे प्रीमियम, उसके बाद अगर तेरा लॉस होगा तो हम पैसा देंगे। तो प्रीमियम का अमाउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जी एक चीज आप सभी को बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जैसे मैंने पूरा आपको सिस्टम बताया ना, ये सिस्टम हर जगह पे फॉलो होगा, ठीक। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी, हर फॉलो, कार इंश्योरेंस पॉलिसी, बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस, जो भी है हर चीजों में वो
फॉलो होगा। अगर आपका लॉस एक्सीडेंटली हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, लेकिन ये सिस्टम एक पॉलिसी में फॉलो नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिस्टम एक पॉलिसी में फॉलो नहीं होता। और ये पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका केस अलग है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम वो वाला सिस्टम जो मैंने आपको ये सिस्टम बताया ना, ये सिस्टम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में फॉलो नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का केस थोड़ा डिफरेंट होता है। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का केस मैं आपको अगली लेक्चर्स में बताऊंगा, मतलब आने वाली लेक्चर्स में, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पीछे वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया, ये वाला, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तो डियर यही 4 चीज थी जो मुझे बतानी थी। इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर जो व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरर करवाता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब आपने कौन सा पॉलिसी करवाया है इंश्योरर कंपनी से, प्रीमियम जब आप अमाउंट इंश्योरर कंपनी को पे करते हो। ठीक, तो ये चीजें थी मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, ये आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला टॉपिक है। ओके, तो इसे समझना बहुत जरूरी है और इससे हम लोग और जानेंगे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में और डीप जानेंगे। ओके, तो चलिए फटाक से डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी जो भी कंपनी से लेता है उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि जब भी एक इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो इंश्योर्ड को हमेशा इंश्योरेंस कंपनी से सारी बातें शेयर कर लेनी चाहिए जो भी वो पॉलिसी लेगा। सपोज करना ये जो इंश्योर्ड है, ठीक, जो पॉलिसी लेने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये इसको मान लो कि ये इसकी कार है। ठीक, तो ये चाहता है कि ये अपनी कार का इंश्योरेंस करवाए। ठीक, तो ये जो इंश्योर्ड है ना, इसको अपनी कार के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को सारी डिटेल देना पड़ेगा कि ये कार इसमें कब खरीदी थी, कौन से डेट में खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, कितना टैक्स था, ये सारी चीजें, और ये गाड़ी में क्या दिक्कतें आती है, क्या दिक्कतें नहीं आती है, कैसी चल रही है गाड़ी, कहीं डैमेज कब कब हुआ, कब कब नहीं, तो ये सारी चीजें ये इंश्योर्ड को इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ यही कहता है कि दोनों को आपस में एक दूसरे से सारी डिटेल शेयर कर लेनी चाहिए। ठीक, अब जी यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ये इस एग्जांपल में देखेंगे तो अगर ये जो व्यक्ति है, ठीक, ये तो अपनी गाड़ी खरीद के पूरी डिटेल्स बता देगा इंश्योरेंस कंपनी को, और मान लो कि ये जो व्यक्ति है, ठीक, इस व्यक्ति ने सारी डिटेल बताया, लेकिन इस व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि इसकी गाड़ी का ब्रेक हमेशा फेल होता रहता है। ठीक, इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी से ये बात छुपाई कि इसकी गाड़ी का ना हमेशा ब्रेक फेल होता रहता है, मतलब हमेशा, मतलब बहुत सारे टाइम्स फेल होता रहता है। ठीक, तो ये जो व्यक्ति है इसने इंश्योरेंस कंपनी से ये बात छुपाई। अब क्या हुआ, ये दोनों ने पॉलिसी डिस्कस कर ली और ये सब पूरा इसका क्लियर हो गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, आगे जाकर ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक, पॉलिसी लेने के बाद ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, तो ये इंश्योर्ड ना इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि सर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, अपने एजेंट्स भेजा, और जैसे ही पता चला कि ये गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पता किया और पता किया और पता किया, तो उनको पता चला कि गाड़ी का जो ब्रेक है वो बार बार फेल होता रहता है, और इस चीज को पॉलिसी के पहले इंश्योर्ड व्यक्ति ने ये बातें हमसे छुपाई थी। ठीक, तो इस केस में जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये पॉलिसी खराब हो जाएगी, मतलब वॉइडेबल हो जाएगी। राइट, तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि दोनों को आपस में हर बातें शेयर करनी चाहिए। अगर कोई इंश्योर्ड व्यक्ति अगर आप कुछ बात छुपाता है और फ्यूचर में जाके उसी वजह के कारण कुछ हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को वो चीज पता चल जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम देने, मतलब प्रीमियम का पैसा या फिर जो भी लॉस है उसको देने से मना कर देती है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ यही कहता है।
अब अगर इसकी मीनिंग पे जाएंगे तो देखना, पॉलिसी वेयर बोथ इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस करवा रहा है एंड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है नीड टू डिस्क्लोज मतलब सच्चाई ऑल मटेरियल्स एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ईच अदर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो मीनिंग है ये यही बात कह रहा है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया कि दोनों को आपस में हर बातें शेयर कर लेनी चाहिए, ठीक है, हर बातें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, हर इंपॉर्टेंट बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, ठीक, पॉलिसी के पहले। क्योंकि अगर पॉलिसी के बाद इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि जो व्यक्ति जो इंश्योरेंस कंपनी करवा रहा है उसने हमसे ये बात छुपाई थी, तो उस केस में वो इंश्योरेंस कंपनी आगे जाके लॉस देने से मना कर सकती है, ठीक है, लॉस के कंपेंसेशन देने से मना कर सकती है। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है। अब जी यहाँ पर आप सभी को एक चीज याद रखनी है कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर केस स्टडी में आपको पूछ दिया डिस्क्लोज बेस्ड ऑन फेथ नॉट हाई डिस्क्लोज सब्जेक्ट मैटर, तो समझ जाना कि प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ को बता रहा है। और सेकंड चीज, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ के अलग अलग नाम भी है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ या ब्रायन फेराई, तो ये सभी इसके दूसरे दूसरे नाम है। जैसे आपके भी नाम होते हैं ना घर पे, स्कूल में नाम अलग होते हैं, कोचिंग में नाम अलग होते हैं, आपके घर पे नाम अलग होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको अलग बुलाते हैं, ठीक, आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो वो आपको अलग नाम से बुलाते हैं, तो सेम चीज इसका भी अलग अलग नाम है, राइट। अब जी सेकंड चीज में मैंने आपको एग्जांपल में और एक चीज बताई थी कि अगर ये व्यक्ति जैसे इसने छुपाया इंश्योरेंस कंपनी से कि इसका ब्रेक फेल होता रहता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को आगे जाके ये चीज पता चल गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से मना कर देती है। सो सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल फैक्ट बाय इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल। मतलब अगर आपने कुछ भी चीज इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते वक्त छुपाई और इंश्योरेंस कंपनी को आगे जाकर वो चीज पता चल जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देती है, उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर देती है, ठीक, और पैसे देने से ही मना कर देती है। तो सेम चीज का फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, मतलब अगर आप फेल हो जाते हो कुछ भी चीज को छुपाने से, ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी, ठीक। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। अब जी सेकंड प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जैसे जो भी इंश्योर्ड है, ठीक है, और जो भी इंश्योरर है, इसको क्या करने पड़ते हैं, मतलब इंश्योर्ड को इंश्योरेंस कंपनी के पास जो भी पॉलिसी करवा रहा है, मतलब ये जो इंश्योर्ड व्यक्ति है ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जो भी पॉलिसी करवा रहा है, तो इस बंदे को जो भी पॉलिसी करवा रहा है उसमें उसको बताना पड़ेगा कि उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है। मतलब जैसे मैं अभी आपको मानल टर्म्स में बताऊं तो सपोज करना कि ये जो व्यक्ति है ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और ये पहले केस में क्या करवाना चाह रहा है, अपने घर का इंश्योरेंस करवाना चाह रहा है, ठीक। तो ये व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि घर इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के सामने शो करना पड़ेगा। ये जैसे कह सकता है कि ये अपने घर का इंश्योरेंस करवाना चाह रहा है, कि मतलब ये व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी को ये बताएगा कि ये मेरा एक ही घर है, ये घर नहीं रहेगा तो फिर मैं रास्ते में आ जाऊंगा, मेरे पास उतना पैसे भी नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटस भी मतलब बहुत कम है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है घर में, जिसके कारण मैं कोई और घर भी नहीं ले सकता। तो ये इसको मतलब बेसिकली ये बंदे को इंश्योरेंस कंपनी को शो करना पड़ेगा कि जो घर की पॉलिसी ले रहा है तो आखिर में इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कितना है, ठीक, तभी जाके इंश्योरेंस कंपनी इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एग्री होगी, राइट। जैसे और एक एग्जांपल ले लो, सपोज करना कि ये जो व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, ये दोनों बिजनेस पार्टनर है, ठीक। तो आप सभी को एक चीज मैं बता दूं कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी करवाते हैं, जो भी पॉलिसी करवाते हैं, तो हम कोई थर्ड पर्सन का भी करवा सकते हैं। तो सपोज करना कि ये जो व्यक्ति है ये अपने बिजनेस पार्टनर का इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है, तो ये जो बंदा है इसको शो करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि ये जो पार्टनर है ये इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये बता सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी को कि ये जो पार्टनर है ये मेरे बिजनेस का सबसे एक्टिव पार्टनर है, जो फाइनेंशियल स्टेटस पूरा संभालता है, अगर ये चले गया तो पूरा दिक्कत आ जाएगी, ये पूरा बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें ये व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी को शो करना पड़ेगा कि जो भी पॉलिसी जो ले रहा है उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कितना है, राइट। तो सेम चीज मैंने यहाँ भी लिखी है, इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी करवाने वाला, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा है, मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है कोई भी चीज का, तो उसको बताना पड़ता है कि वो जो भी चीज का करवा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट कितना है, ठीक। तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी को उसको यकीन दिलाना पड़ता है कि जो भी चीज वो पॉलिसी खरीदवा रहा है इंश्योरेंस कंपनी से वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट करती है, ठीक। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर सेम लिखी है, ठीक है। इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो भी व्यक्ति करवा रहा है उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब शो करवाना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी के सामने कि वो जो भी पॉलिसी करवा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट कितना है, ठीक। अगर एग्जाम्स में आपको पूछा कि कीवर्ड्स जैसे इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट पॉलिसी या ये चीज कहा, तो समझ आना कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट को शो कर रहा है। अब जी थर्ड प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी व्यक्ति है
ठीक है। अगर उसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसको, जैसे मैं अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो फटाक से समझ में आएगा। सपोज करना कि एक कोई भी पर्सन ले लो, ये एक पर्सन है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी करवाया होगा अपनी गाड़ी की, राइट। तो इसकी गाड़ी पहले ऐसी दिखती थी, इसकी गाड़ी का फ्यूचर में जाके लॉस हो गया। क्या हो गया? इसकी गाड़ी का फ्यूचर में जाके लॉस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है, इंश्योरेंस कंपनी की ये ड्यूटी है कि जो भी व्यक्ति का मतलब जो भी उनके इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी की ये ड्यूटी होती है कि जो भी व्यक्ति की लॉस हुआ है एक्सीडेंटली, तो उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी को भरना पड़ेगा, और उसकी चीज को, जो भी चीज लॉस हुई है उसको पहले जैसे वो चीज पहले थी उसके जैसे उसको बना देना है। यार मतलब समझो, आपकी कार है, आपने कार को इंश्योरेंस करवाया, आपकी गाड़ी का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि जो भी डैमेज पार्ट है उसका आपको लॉस दे दे, मतलब पैसा दे दे कि आप उस गाड़ी को पहले जैसी बना लो, राइट। तो वही चीज होगा ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी और आप क्या करोगे, कंपनी में जाके जो भी लॉस डैमेज हुआ उस लॉस को, मतलब जो भी आपकी कार का जो भी पार्ट जो डैमेज हुआ आप उस पार्ट को कंपनी में जाके रिप्लेस करवा दोगे, जिससे इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका लॉस कवर कर देगी, राइट। तो सेम चीज यहाँ भी है, एक जो भी लॉस होता है, ठीक है, फ्यूचर में जाके, जैसे गाड़ी का था पहले ऐसी दिखती थी, अब लॉस हो गया तो उसका पार्ट डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो आपका लॉस भरे और आपकी गाड़ी को सेम पोजीशन में लाके रख दे जैसे वो पहले थी, राइट। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ब्रिंग बैक इन सेम पोजीशन बिफोर लॉस, मतलब लॉस के पहले जिस पोजीशन में थी इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी होती है कि उसी पोजीशन में वापस ला दे जैसे एक्सीडेंट के पहले हुआ करती थी, राइट। तो यही चीज है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। अब अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो ध्यान से सुनना। The purpose of insurance is to bring back the insured in the same financial position as he was before the loss। मतलब देखो यहाँ पर इंश्योर्ड कौन है, ये है कार है, ठीक। कार क्या इंश्योर्ड है, राइट। तो यहाँ पर द पर्पस इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है कि इंश्योर्ड को सेम फाइनेंशियल पोजीशन में ला देना जैसे वो लॉस के पहले था, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी यही कहता है। और सेकेंड चीज यहाँ पर आप सभी को याद रखनी है कि इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ये जो पॉइंट है ये मैं आपको फर्दर पॉइंट्स में समझाऊंगा कि ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। अब जी जो थर्ड पॉइंट है वो है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जी आप सभी को एक चीज याद रखनी है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि यार देखो, अगर इसका मैं आपको लॉजिक बताऊं तो एक बहुत प्यारा लॉजिक है। देखो आप जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कार डैमेज हुई तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, ठीक है, जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति जो भी है, तो वो व्यक्ति उस पैसे को लेकर इंश्योरेंस मतलब कंपनी के पास जाएगा, कंपनी को बोलेगा कि सर ये वाला पार्ट में डैमेज हो गया, इस पार्ट को रिप्लेस कर दो, तो ये जो गाड़ी पहले थी वो गाड़ी पहले जैसी वापस हो जाएगी, है ना, ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मान लो कि ये जो एक बंदा है, ठीक, ये बंदा की डेथ हो गई, ठीक, ये बंदे की डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी भगवान तो है नहीं, ये व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी वापस ला के तो नहीं दे सकती, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का पर्पस ही है कि जो व्यक्ति लॉस के पहले था, ठीक, और लॉस हो गया, लॉस होने के बाद उस व्यक्ति को वो ये प्रिंसिपल वापस उसी पोजीशन में ला के रख देगा जिस पोजीशन में वो लॉस के पहले था, राइट। लेकिन अगर ये बंदा का डेथ हो गया तो ये बंदे को वापस ला पाना मुश्किल है ना, इसकी लाइफ तो हमेशा के लिए चलेगी और इंश्योरेंस कंपनी के पॉसिबल नहीं है कि वो इसकी लाइफ वापस ला के रख दे। तो सेम चीज जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं होती, तो ये आप सभी को याद रखना है। अब जी फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे पास, राइट। तो समझ में आ गया। वैसे यार एक चीज मैं आप सभी के साथ और एक बार शेयर कर दूं, यहाँ तो नहीं है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है ना, तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस इज अ नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, इसका मतलब अभी माइनर टर्म्स में समझ लो कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी कहता है कि जो भी बंदा हमारी कंपनी से, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है, सो उस व्यक्ति को हमेशा उतना ही पैसा दो जितना उसका लॉस हुआ है, उसको कभी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इंश्योरेंस इज अ नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट का मतलब यही होता है। अब इसको मैं और डिस्कस करूंगा तो आप सभी को समझ में आ जाएगा, ओके। तो चलिए फटाक से अभी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन समझते हैं। सपोज करना, मीनिंग से मतलब मीनिंग जानने से पहले मैं आप सभी को चाहता हूं कि एग्जांपल आप समझ लो। सपोज करना कि ये जो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने इस कार को खरीदा। अब जैसे इस व्यक्ति ने इस कार को खरीदा तो इस बंदे ने क्या किया, दो इंश्योरेंस कंपनी से इस कार का इंश्योरेंस करवा लिया। जैसे इस बंदे ने ए कंपनी को प्रीमियम दे दिया 1 लाख रुपीस का, इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया। वैसे इस बंदे ने इस सेम कार का दूसरी कंपनी से भी इंश्योरेंस करवा लिया 50,000 का। अब क्या हुआ,
आगे जाकर इस कंपनी का मतलब इस कार का, सॉरी कंपनी कह रहा है, इस कार का 75,000 का लॉस हो गया। ठीक, तो देखो अगर ये व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी ए के पास जाएगा, बोलेगा कि सर मेरा 75,000 का लॉस हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसको 75,000 निकाल कर दे देगी। ओके, ऐसी होगा। अब वैसे ही सेम बंदा इंश्योरेंस बी के पास गया और इंश्योरेंस बी को भी बोला कि सर मेरी कार का ना 75 का लॉस हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी बी जो है इसको भी 75 रुपीज मतलब 75,000 रुपीज दे देगी। मतलब आप ओवरऑल देखोगे तो इस बंदे के पास, ठीक, 1,50,000 का इसको टोटल मनी मिल गया। लॉस कितने का हुआ था, सिर्फ 75,000 रुपीज का हुआ था। मतलब अगर ये एक ही इंश्योरेंस कंपनी से 75,000 रुपीज मांगता तो एक ही कंपनी से इसकी पूरी लॉस का कंपेंसेशन हो जाता, इसका लॉस का कवर हो जाता, लेकिन इसको तो 75,000 क्या एडिशनल में मिल गया ना, फ्री में। तो ये क्या हो गया, 75,000 इस बंदे के लिए तो प्रॉफिट हो गया, है ना। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमें क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमें क्या कहता है कि हमें जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कोई भी इंश्योर्ड का फायदा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस केस में देखोगे तो इस बंदे का 75,000 रुपीज तो फायदा हो गया। ठीक, एक अगर ये मान लो ए कंपनी के पास भी नहीं, बी कंपनी के पास भी मांगता है तो बी कंपनी भी इसको 75,000 देती है और इसका लॉस कवर हो जाता, लेकिन तब भी तो इसका 75,000 एक्स्ट्रा में बच गया ना, तो ये बंदे के लिए प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहती है कि कोई भी व्यक्ति का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई भी व्यक्ति का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उसको जितना लॉस हुआ है उसको उतना ही पैसा मिले। तो अगर ये बंदे ने दो कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में डियर फंडा बहुत इजी है। ठीक, तो अभी ध्यान से सुना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि जब भी एक व्यक्ति अपनी कोई भी चीज का दो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी करवाता है तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये बताता है कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो इस केस में जैसे ये व्यक्ति ने दो कंपनी से करवा लिया तो दोनों कंपनी को इसका लॉस आपस में शेयर करना पड़ेगा। मतलब ए कंपनी भी आधा हिस्सा 75,000 का देगी और बी कंपनी भी 75,000 का आधा हिस्सा देगी। आधा भी नहीं, मतलब दोनों आपस में मिलजुल कर क्या करेंगे, 75,000 रुपीज इसका पे करेंगे, इक्वली नहीं करते, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दोनों जब कंपनी ये जो 75,000 लॉस हुआ है तो दोनों कंपनी आपस में मिल बांट कर ये डिसाइड करती है कि ये ए कंपनी कितना पैसा देगी 75,000 में और बी कंपनी 75,000 में कितना पैसा देगी। तो इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया, जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जब भी एक व्यक्ति दो कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है तो आप दोनों कंपनी को कितना कितना पैसा देना चाहिए। तो इस केस में ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से एक कंपनी जब दो कंपनी आपस में निकाल पाती है कि इस कंपनी को कितना पैसा देना है और इस कंपनी को कितना पैसा देना है। ठीक, तो इस प्रिंसिपल की हेल्प मतलब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब भी एक व्यक्ति दो इंश्योरेंस कंपनी से करवाता है तो एक इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा देना चाहिए, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कितना देना चाहिए। ठीक, तो इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। अब जी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल रख दूं, देखना ध्यान से। इस एग्जाम्पल में भी एक बंदे ने क्या किया है, सेम एग्जाम्पल है, ओके, ये वाला एग्जाम्पल है। मैं आपको इसी के एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ओके। ये वाले एग्जाम्पल से ध्यान से सुनना। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पर्सन गेट्स हिज कार इंश्योर्ड, मतलब ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने अपनी कार को इंश्योर्ड करवा लिया अगेंस्ट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बचने के लिए उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक, अब आगे पढ़ना, फॉर ₹1 विथ इंश्योरेंस इंश्योरर ए, मतलब इस व्यक्ति ने इंश्योरेंस कंपनी ए से 1 लाख का प्रीमियम देके अपना इंश्योरेंस पॉलिसी इस कार का करवा लिया। ठीक, तो ये क्या है, इसके लिए प्रीमियम है, प्रीमियम, यहाँ पर मैं इसे प्रीमियम भी तो कह सकता हूँ। ओके, अब आगे क्या लिखा है, एक कंपनी से 1 लाख का इंश्योरेंस करवा के अपनी कार का इंश्योरेंस करवा लिया, और वैसे ही एंड ₹50,000 फ्रॉम इंश्योरेंस बी, मतलब इंश्योरेंस बी को 50,000 का प्रीमियम देके इस बंदे ने क्या किया, इंश्योरेंस बी से अपनी कार का, सेम कार का इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक, अब आगे जाके अ लॉस ऑफ ₹75,000 ऑकर्ड, मतलब आगे चलते हुए जैसी पॉलिसी दोनों की ले लिया तो आगे 1-2 महीने के बाद उस बंदे का कार का लॉस हो गया होगा 75,000 का। ठीक, लॉस हो गया है, मतलब 75,000 का उसका एक्सीडेंट से लॉस हो गया 75,000 का। देन अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि देन व्हाट अमाउंट शुड बी पेड बाय इंश्योरर ए एंड बी टू कवर इंश्योर्ड लॉस। ठीक, तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चलो इस बंदे ने, ये जो बंदा ने ले तो लिया दोनों कंपनी से, आप ए कंपनी को इसका लॉस के लिए कितना पैसा देना और बी कंपनी को इसके लॉस के लिए कितना पैसा देना है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है, चलो उसको देखते हैं।
देखो, जब भी दो कंपनी से होता है तो ये फॉर्मूला में ये बताता है कि एक कंपनी को उसके हिसाब से कितना पैसा देना है और दूसरी कंपनी को उसके हिसाब से लॉस को कवर करने के लिए कितना पैसा देना है। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है सम इंश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस इनटू एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल सम इंश्योर्ड, मतलब प्रीमियम इनटू एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल प्रीमियम। अब जी ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊं तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। सपोज करना कि लॉस मतलब ए कंपनी इसको कितना पैसा देगी और बी कंपनी इसको कितना पैसा देगी अपने तरफ से कि इसका लॉस कवर हो जाए। तो फॉर्मूला कहता है कि, तो हमें ये फॉर्मूला क्या कहता है कि हर कंपनी को इस फॉर्मूले की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करना है कि उसे अपने तरफ से कितना पैसा देना है। तो वैसी ए कंपनी भी क्या कर रही है, फॉर्मूला का यूज करके ये पता लगा रही है कि इसको अपने तरफ से कितना पैसा देना है। ठीक, तो ये कंपनसेशन अमाउंट। अब जी ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीमियम मतलब जो भी कंपनी, जैसे ए कंपनी से इस बंदे ने कितना प्रीमियम लिया, 1 लाख, तो हम क्या कर देंगे, देखो प्रीमियम मैं इस फॉर्मूले में पुटअप करते जा रहा हूँ वैल्यू, फॉर्मूले में 1 लाख रुपीस मैंने पुटअप किया। ओके, अब क्या कर रहा है उसमें इनटू एक्चुअल लॉस, कितना लॉस हो गया है, तो कितना लॉस हो गया है यहाँ पर 75,000 रुपीस का लॉस हो गया है। ओके, अब अपॉन करके हमें फॉर्मूला कहता है कि टोटल सम इंश्योर्ड मतलब प्रीमियम का टोटल, दोनों कंपनी का प्रीमियम का टोटल आपको नीचे लिखना है। मतलब प्रीमियम एक कंपनी से कितना प्रीमियम लिया था 1 लाख रुपीस और बी कंपनी से 1,50,000, तो क्या ये कह रहा है कि प्रीमियम का टोटल आपको नीचे लिखना है। तो आप दोनों का टोटल लिखेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। तो अब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ₹50,000 आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ₹50,000 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि एक कंपनी को अपने तरफ से 50,000 रुपीज देना पड़ेगा, जिससे कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा दिख रहा है ना, कि इस बंदे को एक कंपनी से कितना मिलेगा, ₹50,000 मिलेगा। अब वैसे बी कंपनी अपना हिस्सा निकाल रही है कि इसे वो ए जो भी पर्सन है उसको अपने तरफ से कितना पैसा देना, बी निकाल रही है। ओके, तो बी भी क्या करेगी, फॉर्मूला का यूज करेगी। तो अब बी देखेगी कि उसको मतलब उस बंदे ने बी कंपनी से कितना प्रीमियम लिया था, तो ये क्या करेगी 50,000 इंटू एक्चुअल लॉस, कितने का लॉस हो गया है, कितने का 75,000 का लॉस हो गया अपॉन कितना है दोनों का सम 1,50,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानेंगे कि इसका अमाउंट आएगा ₹25,000। मतलब ए कंपनी अपने तरफ से 50,000 देगी और बी कंपनी अपने तरफ से 25,000 के देगी। तो आप ये दोनों अमाउंट को जब आप ऐड करेंगे, ये और ये अमाउंट को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो देखना आपको कितना मिल जाएगा, 75,000 मिल जाएगा। मतलब उसका लॉस कवर हो जाएगा। दोनों कंपनी आपस में मिलकर उसका 75,000 देगी। मतलब ए कंपनी अपने तरफ से 50,000 का देगी और बी अपने तरफ से 25,000 का उसको लॉस देगी। तो आपस में उसको क्या मिल गया, पूरा टोटल 75,000 मिल गया। ओके, तो लॉस हो गया तो ए कंपनी अपने तरफ से इसको कितना पैसा देगी, 50,000 देगी और बी कंपनी इसको अपने तरफ से कितना देगी, 25,000 रुपीज देगी। ठीक है, तो दोनों का पैसा आप मिलाओगे तो 75,000 हो रहा है, मतलब इसका लॉस हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें यही कहता है कि दोनों को आपस में कंट्रीब्यूट होके पैसा लॉस, उसका जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति है उसका लॉस को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यही होता है। अगर जी अब जी इसकी मीनिंग पे पढ़ते हैं हम लोग। देखो, इफ अ पर्सन हैज टेकन, जब एक व्यक्ति taken more than one insurance policy from same subject matter, then all insurers will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount of loss। तो आप ये मीनिंग को पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने क्या कहा है। ये यही कह रहा है कि जब एक पर्सन एक से ऊपर, मतलब 2 या 2 से ऊपर इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है और वो सेम चीज की, मतलब जैसे इसने क्या किया था, सेम कार का 2 इंश्योरेंस कंपनी से करवा लिया था, तो वही है फॉर सेम सब्जेक्ट मैटर, देन सभी इंश्योरेंस कंपनी को आपस में मिल बांटकर उसका लॉस को पे करना पड़ेगा, जिससे उसका लॉस चुक जाए, मतलब उसका लॉस उसको मिल जाए। ठीक है, उसका मतलब उससे उसका लॉस कवर हो जाए। ठीक, तो ये थी इसकी मीनिंग। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया। आपस में इंश्योरेंस कंपनी मिल जाती है और उसका लॉस आपस में बांटकर पे कर देती है। ठीक, अब जी मीनिंग तो समझ लिए, फॉर्मूला भी समझ लिया। अब आखिरी की 2 पॉइंट हमें क्या कहता है, पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक्चुअल यार ये आप एक इंसान का डेथ हो जाए तो उसकी आप कितना लॉस उसको पे करोगे, आप पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जी यहाँ पर और एक चीज याद रखना, दिस प्रिंसिपल इज कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। कोरोलरी होता है मतलब परिणाम, परिणाम मेरे को हिंदी से आती नहीं, या फिर आप इसे कह सकते हैं परिणाम या फिर एक पार्ट। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का पार्ट है। अब जी कैसे पार्ट है मैं आपको बताता हूँ।
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है इंश्योरेंस इज अ नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी यही सिस्टम को फॉलो करता है। देखो, अगर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो ए कंपनी भी इसको 75 देती और बी कंपनी भी 75,000 देती, जिससे इसको 75,000 का प्रॉफिट हो जाता। और इसको और ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मना करता है कि कोई भी व्यक्ति का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट है, जहां पर ये यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में आपस में लॉस को एक साथ बांट लेते हैं कि इस बंदे का प्रॉफिट ना हो। समझ में आ गया? ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जी अगले प्रिंसिपल की ओर चलते हैं, ठीक। अब है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो जी ये प्रिंसिपल भी और पिछला वाला प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हर बच्चों के इसमें डाउट क्रिएट करता है। तो मैं आप सभी को क्लैरिफाई कर दूं, आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब जी सब्रोगेशन ध्यान से सुनना, देखना। सपोज करना कि ये कोई भी व्यक्ति होगा, उसने अपनी कार का ये वाली कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया होगा। अब कार का आगे जाके ना इतना जो हिस्सा है, आप देख रहे हैं, इतना हिस्सा कार का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये जो कार का मतलब ये जो इंश्योरेंस जिसने भी करवाया होगा, तो ये क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और कहेगा कि सर मेरी गाड़ी का ना इतना पोर्शन लॉस हो गया है, तो मुझे ना इतना गाड़ी मतलब इतना जो पार्ट है इसका मुझे आप पैसा दे दो कि मैं कंपनी में जाके इस पार्ट को रिप्लेस करके मेरा लॉस कवर हो जाए। ओके, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? अभी क्या हुआ, ठीक, इतना समझ में आ गया ना। अब जी इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि ओनरशिप पास का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुना, ओनरशिप पास का मतलब क्या होता है। ओनरशिप पास कह लो या फिर पासेस कह लो, इसका मतलब आखिर में होता क्या है। सपोज करना कि आपने एक चॉकलेट खरीदा, ठीक है। अब आपका एक छोटा भाई था, मतलब आपने चॉकलेट खरीदा तो आप क्या इस चॉकलेट के ओनर हो, एग्जैक्ट। अब आपका एक छोटा भाई है, तो आपको उसके दया आ गई और उसने बोला कि ले ले भाई, तू मेरी चॉकलेट ले ले। तो अब इस चॉकलेट का ओनर आप नहीं हो, अब इस चॉकलेट का ओनर कौन है, आपका छोटा भाई, ठीक है। अब ये ओनर बन गया। अब वैसे आपके छोटे भाई का एक गर्लफ्रेंड है। अब आपके छोटे भाई ने क्या कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को आपकी चॉकलेट दे दी, मतलब आपकी तो नहीं है, अब इसका ओनर ये है। तो अब इसने क्या किया, अपनी चॉकलेट इसको दे दी। तो अब ये व्यक्ति इसका ओनर नहीं रहा, अब ये व्यक्ति इसका ओनर रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ओनर पास हो रहा है, मतलब पहले ओनर ये था, अब इसके बाद ओनर ये बन गया, इसके बाद ओनर ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनरशिप पास हो रही है। समझ में आ गया? ओनरशिप पासेस का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी और की मतलब किसी और को दे देते हो, तो आप उसके ओनर नहीं रहते, अब उसका ओनर आपने किसी और को बना दिया है, मतलब आपने अपनी ओनरशिप को पास कर दिया किसी और को। समझ में आ गया कंसेप्ट? तो इसमें इसकी हेल्प करेगी, इसलिए मुझे ये कंसेप्ट को भी समझाना पड़ा। अब जी आप सभी को समझ में आ गया, इतना केस लॉस हो गया तो कंपनी ने बोला ठीक है, मान लो इसको लॉस पे कर देंगे। तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये जो लॉस का जो ये पार्ट है ना, ये हिस्सा देख रहे हो आप, इतना पार्ट, ये इतना हिस्सा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सपोज करना कि 5,000 का इतना हिस्सा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये 5,000 का हिस्सा था, तो कंपनी क्या कर लेती है, जो हिस्सा लॉस हो जाता है ना, इसको अपने पास रख लेती है, इसको अपने पास रख लेती है। और जी जो नया हिस्सा है, नया हिस्से के लिए ना जो भी इंश्योर्ड है उसको पैसा दे देती है और बोलती है कि बेटा नया हिस्सा जो भी है वो कंपनी से तू जाके लगवा लेना, ठीक। तो वो क्या कर देती है, नया हिस्से का जो पार्ट है 5,000 का, वो उसको इंश्योर्ड को पैसा दे देती है और बोलती है कि तू कंपनी में जाके ये पार्ट, ये लॉस वाले हिस्से को निकाल देना और नया वाला हिस्सा इसके जगह पे लगा देना। तो कंपनी क्या करती है, ये जो लॉस वाला हिस्सा है वो अपने पास रख लेती है। अब जिसका एक रीजन है, वो रीजन ये है कि देखो, अगर कंपनी ये ओनर है, ठीक है, ओनर इस कार का ओनर है, अगर कंपनी ने नया हिस्सा तो इसको दे रही है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसका जो इतना हिस्सा लॉस होगा ना, तो इसके इस लॉस वाले हिस्से के लिए कंपनी नया वाला हिस्से का पैसा इसको दे रही है, ठीक है। तो 5,000 तो इसको मिल रहा है, ये नया वाला हिस्सा इस लॉस की जगह पे लगाने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये प्रिंसिपल नहीं रहा, तो कंपनी क्या करेगी, लॉस का जो हिस्सा है वो भी इसके पास ही रहेगा, है ना। देखो अगर कंपनी ने मांगा नहीं इसको लॉस वाला प्रॉपर्टी, अगर कंपनी ने लिया नहीं तो क्या होगा, किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। लॉस कंपनी ने नया वाले हिस्से के लिए पैसा दे दिया, अगर लॉस वाले का भी हिस्सा अगर ये ओनर के पास रहेगा, ठीक है, तो टोटल इसके पास देखो पहले 5,000 था, ये तो इसके लिए ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी ने इसका पैसा लॉस का पैसा दे दिया। अगर मान लो कि लॉस का जो 5,000 का हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा है ये क्या पता ये जो व्यक्ति है आगे जाके इस बंदे ये जो लॉस है, ये जो कार का जो पार्ट का लॉस है ना, इसको आगे जाके कोई भी व्यक्ति को मतलब बेच दिया, कोई भी कूड़ेदार वाले को दे दिया, तो जहां पर इसको 500 या 600 रुपए मिल जाएगा इस लॉस वाले हिस्से का, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 5,000 इसको मिलना चाहिए था, लेकिन 600 रुपए जो है, 600 रुपए वो उसको एक्स्ट्रा में मिल रहा है,
मिल रहा है कि नहीं? यार मान लो आपकी कार है, आपका हिस्सा लॉस हो गया है, तो कंपनी क्या करती है, वो जो लॉस वाला जो हिस्सा है ना, उसका पैसा आपको दे देती है और कहती है कि वो लॉस का पैसा पकड़ो तुम और कंपनी में जाके उस लॉस का हिस्सा करवा लेना रिप्लेस। और वो जो लॉस का हिस्सा है ना, वो कंपनी अपने पास रख लेती है। अगर कंपनी अपने पास नहीं रखेगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपको तो कंपनी ने नया वाला हिस्सा लगाने का पैसा दे दिया, लेकिन वो जो पुराना वाला हिस्सा भी आपके पास रहेगा, तो आप क्या करोगे, उसको कूड़ेदान में बेच दोगे, जिससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा एडिशनल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही कहता है। लेकिन अगर कंपनी अगर आपसे पुराना वाला हिस्सा अपने पास नहीं मांगेगी, तो आप उसको बेच के एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा और जिससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यही कहता है कि जब भी लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को उस लॉस का पैसा दे देना चाहिए, और जो लॉस की प्रॉपर्टी है, जो लॉस की प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस कंपनी को अपने पास रख लेना चाहिए, कि जिससे जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति है, जिसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसको वो बेच बाच के उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो जाए, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो लॉस वाली प्रॉपर्टी है वो अपने पास ले लेती है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यही कहता है कि इंश्योर्ड व्यक्ति को लॉस, जो भी लॉस प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस कंपनी को दे देना चाहिए, और इंश्योरेंस कंपनी को लॉस का पैसा इंश्योर्ड व्यक्ति को दे देना चाहिए। ठीक है, जिससे इंश्योर्ड व्यक्ति को एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो जाए। तो अभी अगर आप इसकी मीनिंग पढ़ते हैं तो आपको भी वही देखें, आपको भी वही मिलेगा, देखना। This policy states that when the insured is compensated for the loss or the damages to the property, जब भी एक इंश्योरेंस कंपनी लॉस का पैसा उसको दे देती है, तब टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय, मतलब देखना फिर से पढ़ना, पॉलिसी स्टेट्स दैट व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस और द डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर और हिम, जब भी एक इंश्योर्ड व्यक्ति को लॉस का हिस्सा मिल जाता है, उस पार्ट का हिस्सा मिल जाता है, तो ये द राइट ऑफ द ओनरशिप passes on to the insurer, मतलब जो भी लॉस का पार्ट है, जो भी द राइट ऑफ द ओनरशिप, मतलब ये जो हिस्सा है इसका ओनर अब वो इंश्योर नहीं रहा, इसका ओनर अब इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी ले लेगी, जो भी लॉस का हिस्सा है वो ले लेगी कि उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो जाए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कही गई है, आप प्लीज समझ लेना, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में है, बट समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, लेकिन वो जो लॉस का प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख लेती है कि वो उसको बेच बाच के एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना अर्न कर सके। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल भी क्या बता रहा है कि दिस प्रिंसिपल इज अ कोरोलरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये भी यही बता रहा है कि कोई भी इंश्योर्ड व्यक्ति का एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के कौन कौन से पार्ट है या फिर कौन कौन से कोरोलरी है, तो आपको यही बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आर अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। समझ में आ गया, होपफुली समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन में दोनों कंपनी अगर दो या दो से ज्यादा कंपनी से एक ही प्रॉपर्टी का मतलब करवा लेता है और अलग अलग कंपनी से, तो हर कंपनी को आपस में मिल बांट के उसका लॉस पे करना है कि उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यही कहता है कि जो भी लॉस का इंश्योरेंस कंपनी को लॉस का पार्ट का पैसा दे देना चाहिए, और वो जो लॉस की प्रॉपर्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी को वो लॉस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेना चाहिए कि इंश्योर्ड उसको बेच बाच के एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो जाए। तो ये सिंपल सी भाषा में आपको कहना चाह रहा हूँ, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉक्सा प्रॉक्सिमा। अब जी ये दोनों प्रिंसिपल्स तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। तो देखो ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी। देखो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि सपोज करना कि आपने अगर एक टीवी की पॉलिसी ली है, ठीक, ये टीवी है, आपने इसकी पॉलिसी ली है, ठीक, तो जो भी लॉस होगा तो कंपनी टीवी का लॉस पे ही पैसा आपको देगी। अगर मान लो कि आपकी कार का लॉस हो गया, तो आप कंपनी को जाके ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो इंश्योरेंस करवाया था आप टीवी का, लेकिन टीवी का नहीं चाहिए मुझे, तो अब मतलब टीवी का नहीं चाहिए मुझे, मेरी तो कार का लॉस हो गया, तो आप क्या करो, टीवी की जगह में मुझे कार का लॉस पे कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉक्सा प्रॉक्सिमा यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी। अगर आपकी टीवी का ही लॉस हुआ है तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। अगर बाकी सब चीज का लॉस हो गया है, आपका घर या फिर आपका कार, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आप कोई भी पर्टिकुलर चीज का पॉलिसी करवाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसी पे ही पैसा देगी जब उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो बाकी और किसी पे नहीं देगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉक्सा प्रॉक्सिमा यही कहता है कि जो भी पॉलिसी आप लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसी में पैसा देगी अगर उस चीज का आपका लॉस हो गया। मतलब आपने अगर टीवी का किया है, तो अगर टीवी का लॉस हो गया फ्यूचर में जाके, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ टीवी का ही देगी, कार का नहीं देगी, किसी का नहीं, सिर्फ टीवी का ही देगी। राइट, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉक्सा प्रॉक्सिमा यही कहता है। अब जी प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, अब जी ये प्रिंसिपल को ध्यान से सुनना।
According to this principle, the insured must take care his property or a subject matter of insurance in the same way as he would take care without the taking the insurance policy. अब जी ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज करना कि आपका एक घर था, आपके घर का लॉस हो गया, आपने उस घर का इंश्योरेंस करवा चुका था। ठीक, अब जी मान लो कि आप वो जो घर जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया था उसमें आग लग गई। ठीक, तो आपको क्या करना है, आग लग गई है तो आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स लेना है। मतलब आपके नेबर्स में पानी होगा तो पानी से छिड़कना है। मतलब एनी हाउ क्या करना है, वो जो फायर लगा आपको अपने तरफ से ट्राई करना है कि वो आग बुझ जाए। ठीक, वो आग बुझ जाए। आपको ये नहीं सोचना यार मैंने तो इसका इंश्योरेंस कंपनी से करवाया, लॉस भी होगा तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा दे देगी। आपको ये नहीं सोचना है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस यही बोलता है कि आपको अगर पता चल गया कि लॉस आपकी मतलब प्रॉपर्टी का लॉस हो गया है, जिससे मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है, अगर उसका एक्सीडेंट हो रहा है और आपको दिख रहा है कि आप उसको बचा सकते हो, तो आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है कि आप उसको अपनी तरफ से पूरा बचा लो, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस यही कहता है। अगर कंपनी को जाके पता चला कि आपके पास मौका था, नेबर्स भी थे, नेबर्स भी हेल्प करने के लिए तैयार थे, लेकिन आप नहीं कर रहे थे, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको मना कर सकती है पैसा देने से। आपको अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है कि आपका जो लॉस है वो आप अपने तरफ से कवर अप कर लो। ओके, तो अब जी सेकंड पॉइंट में भी यही चीज लिखी है, इंश्योर्ड मस्ट नॉट बी केयरलेस। इंश्योर्ड व्यक्ति को जिसने पॉलिसी ली उसको केयरलेस नहीं होना चाहिए एंड मेक रीजनेबल एफर्ट्स, टेक ऑल प्रिकॉशंस टू सेव लॉस प्रॉपर्टी। मतलब जो उसको अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए कि उसका जो भी प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है कि वो लॉस ना हो, और वो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर लेना चाहिए कि उसका प्रॉपर्टी बच जाए, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस यही कहता है कि अगर आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है तो आपको अपने जगह से पूरा ट्राई करना है, अपने तरफ से पूरी एफर्ट लगाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार इसका तो इंश्योरेंस हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। आपको ये मेंटेलिटी रखना ही नहीं है। ठीक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला आपके पास एफर्ट्स थे और आप कर सकते थे तब भी आपने नहीं किया, आपने जानबूझ के रुका रहा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने से मना कर सकती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस यही कहता है। तो होपफुली ये सारी बातें मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। होपफुली आप सभी ने समझ गया होगा, राइट। वीडियो लेक्चर थोड़ी लंबी हो गई है मानता हूं, क्योंकि मैंने सारी चीजों को एक ही वीडियो में बताया है, इसलिए वीडियो अलग अलग मतलब लंबी चली गई है। ओके,